दोस्तों, बिहार में बम्पर मतदान के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी स्थिति आ गई कि उन्हें इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर सब कुछ अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। दोस्तों, बिहार में पहले चरण के मतदान ने सबको चौंका दिया। हर कोई ये दावा कर रहा है कि उसके गठबंधन की जीत होगी, उसका गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार का जो वोटिंग प्रतिशत है उसके अलग अलग तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। अब खबर ये निकल कर आई है दोस्तों कि बिहार से जो पहले फेज की वोटिंग कंप्लीट हुई, उसकी जो सीक्रेट रिपोर्ट पीएम के पास पहुंची है वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है जिससे वो खुश हो जाए। हालत ये हो गई कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले चरण की वोटिंग के फाइनल नतीजे जैसे ही आइडिया हुआ कि इतनी बम्पर वोटिंग हुई है, तुरंत एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस इमरजेंसी बैठक में कौन कौन था इसके बारे में तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये इमरजेंसी बैठक का जो एजेंडा था वो बिहार में दूसरे चरण का मतदान था। दरअसल दोस्तों, जो जानकारियां निकल कर आई हैं पहले चरण के मतदान में, बीजेपी के सूत्रों से जो हवाले से जानकारी निकल रही है वो ही मैं आपको बता रही हूं कि बीजेपी बिल्कुल भी खुश नहीं है जिस तरह से चिराग पासवान ने पहले चरण के मतदान में उनकी सीटों में परफॉर्मेंस हुई है। दोस्तों, चिराग पासवान पर बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेला था, 29 सीटें दी थी नीतीश कुमार को नाराज करके। नीतीश कुमार तो छोड़िए, मांझी और कुशवाहा को तक नाराज कर दिया, क्योंकि चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान। चिराग पासवान पर बीजेपी लंबा दांव खेल रही है और चिराग पासवान के जरिए बीजेपी नीतीश कुमार को लगातार कमजोर करती रही। चिराग पासवान ने भी 29 सीटों के लिए अच्छी खासी बार्गेनिंग की, खूब मान मनोबल करवाई और उसके बाद उनको बहुत एक बहुत बड़े अचीवर के तौर पर दिखाया गया कि चिराग पासवान ने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, 29 सीटें ले ली। लेकिन अब जानकारी यह निकल कर आई है कि पहले चरण के मतदान में दोस्तों चिराग पासवान, जिनके पास 13 सीटें थी, मतलब पहले चरण के मतदान में 29 में से 13 सीटों पर मतदान था चिराग पासवान के उम्मीदवारों की, उनकी हालत बहुत खराब है। चिराग पासवान के उम्मीदवारों की इनफैक्ट पहले और दूसरे चरण के मतदान में, दोनों दौर के मतदान में जो 29 सीटें हैं चिराग पासवान के पास, उसके लिए अब जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि हो सकता है कि चिराग की पार्टी के सारे उम्मीदवारों की जीत मिलाकर डबल डिजिट भी क्रॉस ना कर पाए। ये बहुत ऐसी स्थिति है जो कि बीजेपी ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि कहने वाले ही कहते थे, जो बीजेपी समर्थित पत्रकार है वो ये कहते थे कि बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी ही इतनी सीटें ले आएगी कि नीतीश कुमार की पार्टी से बस कुछ तोड़फोड़ करनी होगी और बड़ी आसानी से बीजेपी का सीएम बन जाएगा। अब बीजेपी के सीएम को तो आप फिलहाल साइड में कर दीजिए, लेकिन चिराग पासवान ने निराश किया है, अभी तक जानकारी निकल कर आई है। अब दोस्तों, इसके बाद खबर यह भी है कि अभी जो समीकरण हैं जमीन पर और जिस तरह से चीजें चल रही हैं उसे लेकर मोदी बहुत खुश नहीं है। इसीलिए आपने आज दो परिवर्तन देखे होंगे। आज मैंने आपको एक खबर दिखाई भी, इसीलिए मैं छोटी छोटी खबरें आपके सामने रखती हूँ, लेकिन कई बार ना, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत सी चीजें संकेतों से की जाती हैं। आज पटना में बीजेपी का जो दफ्तर है उसमें बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े जो वो होते हैं पोस्टर्स जिन्हें कहते हैं, जिनके बगल में खड़े होकर आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, नीतीश कुमार के बड़े बड़े वो पोस्टर्स लगाए गए, वहां पर भी लगा दिए गए जहां पहले नहीं थे। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि कुछ मोदी के हटाए गए और नीतीश कुमार के लगाए गए। पूरा चुनाव निकल गया, बीजेपी को होश नहीं आई। पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी को होश आई है कि नीतीश कुमार को आगे किया जाए। नीतीश कुमार को आगे किया जाए क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले चरण के मतदान में बीजेपी से भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो जो जानकारी मुझे मिल रही है इस पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी खेमे से, वो ये है कि जेडीयू ने जो 57 सीटों पर जो परफॉर्मेंस की है वो काफी बेहतर है बीजेपी की 48 सीटों से। बीजेपी 48 सीटों पर लड़ रही थी पहले चरण के मतदान में, उसने कैसा परफॉर्म किया है वो तो कुछ खास अच्छा नहीं बताया है जानकारी में, लेकिन जेडीयू काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और जेडीयू को परफॉर्म करना भी था क्योंकि उसके ज्यादा सीटें जाहिर तौर पर दांव पर लगी थी। अब बीजेपी के पास जो प्रेशर है वो डबल हो गया है, क्योंकि दूसरे चरण के मतदान में अब उसको हर हाल में अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि कहने वाले ये कह रहे हैं कि काफी हद तक बीजेपी लूज कर गई है, बीजेपी की स्थिति अब ठीक नहीं है। इसका अंदाजा दोस्तों हर कोई विजय सिन्हा का जिक्र कर रहा है। मैं जिससे भी बात कर रही हूं, बीजेपी खेमे में भी इस बात को लेकर चर्चा है कि विजय सिन्हा ने इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया। विजय सिन्हा इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे थे डिप्टी सीएम रहते हुए? अगर उनको लेकर मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे उनके इलाके के पब्लिक ने लगा भी दिए, तो अपने ही एसपी को
अपने ही प्रशासन को सुना देना, छाती पर बुलडोजर चला दूंगा और फलाना ढिमकाना, जो भी विजय सिन्हा ने किया है, वो बता रहा था कि वो मतलब उनकी खींच उतार रहे थे। वो एकदम उनको पता चल गया था कि उनके इलाके में सीट ठीक नहीं है और विजय सिन्हा के बारे में ही हर कोई बात कर रहा है। सम्राट चौधरी तो खैर बहुत लोग कह रहे हैं सम्राट चौधरी की सीट फंसी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता। सम्राट चौधरी ने आखिरी वक्त में बहुत सी चीजें मैनेज कर ली और उनकी सीट निकल जाएगी सम्राट चौधरी की, मुझे ऐसा लगता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन विजय सिन्हा की सीट फंसेगी। तो विजय सिन्हा की अगर सीट फंस सकती है डिप्टी सीएम की, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितने मंत्रियों की सीट जाएगी। बहुत से मंत्रियों के बारे में कहा जा रहा है, और सिर्फ बीजेपी कोटे के नहीं, जेडीयू कोटे के भी। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि नीतीश कुमार को लेकर क्या बीजेपी की रणनीति बदलेगी? अब सीएम कैंडिडेट को लेकर भी बात की जाए दोस्तों, उनके नाम का ऐलान कर दिया जाए, तो भी बहुत देर हो चुकी है। अब तो देर हो चुकी है। हाँ, लेकिन ये सही है कि आज मैं मोदी की रैली सुन रही थी। मोदी अपनी औरंगाबाद की रैली में जितना नीतीश जी कर रहे थे, इससे पूर्व में नहीं कर रहे हैं। बार बार केंद्र में मेरी सरकार, राज्य में नीतीश जी की सरकार, बार बार वो याद दिला रहे थे नीतीश कुमार का नाम। अभी तक तो उन्होंने इतना नाम नीतीश कुमार का नहीं लिया जितना वो अब ले रहे थे। तो क्या ये बदली हुई स्ट्रैटेजी है बीजेपी की? आने वाले कुछ दिनों में 11 तारीख की वोटिंग से पहले आप और घोर सांप्रदायिक होते हुए देखेंगे चुनाव को, और सांप्रदायिक बयान दिए जाएंगे। दोस्तों, एक और चीज जो निकल कर आई है पहले फेज के मतदान में, ये पूरा लोकल चुनाव है। बिहार के इस चुनाव में कोई नेशनल मुद्दों का जोर नहीं चला। आज भले ही पीएम मोदी अपनी रैली में हर चीज का जिक्र कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया पीएम ने, 370 का जिक्र किया, इसके अलावा कश्मीर में हालात का जिक्र किया, पाकिस्तान का भी जिक्र कर दिया आज उन्होंने, जो कि लगभग हर चुनाव में अंत में आते आते करना ही पड़ता है बीजेपी को। राम मंदिर का जिक्र कर दिया और बहुत सी चीजें और पीएम मोदी ने ऐसी उठाई आज रैली में, जो कि राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो कि अमूमन जिन पर बीजेपी को वोट मिलता रहा है, थोड़ा थोड़ा वोट मिलता रहा है उसको, लेकिन इस बार नहीं मिल रहा है। पहले चरण के मतदान में ये बात तो मुझे लगभग हर सबने बोली कि ये टोटल लोकल चुनाव बना है, टोटल लोकल चुनाव। अगर वोट बीजेपी को पड़ा भी है तो लोकल मुद्दों पर पड़ा है, इस मुद्दे पर नहीं पड़ा है कि उसने कश्मीर से 370 हटा दी या फिर वो ऑपरेशन सिंदूर पे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये भी बीजेपी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि लोकल मुद्दों पर अगर चुनाव होता है तो उसके पास तो लोकल लीडर ही नहीं है, मुद्दे क्या होंगे। एक और जानकारी जो मुझे मिली है दोस्तों, गिरिराज सिंह के बेगूसराय से। गिरिराज सिंह बेगूसराय जो कि हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनकी इलाके में भी बीजेपी की हालत खराब है। मतलब आप सोचिए कि बेगूसराय में अगर बीजेपी की हालत खराब हो सकती है तो फिर क्या ही हालत होगी। तो पटना को लेकर तो खैर कल से ही खबर आ रही है, वहां वोट भी बाकी इलाकों से बनस्पत कम पड़ा है, पटना को लेकर भी खबर आ रही है। और बीजेपी को एक्चुअली में प्रशांत किशोर ने वैसा ही डेंट मारा है जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को मारा था। खुद तो कोई सीट जीत नहीं पाई, लेकिन सभी सीटों में 2000, 3000, 4000 वोट का नुकसान हो गया और कांग्रेस के वोट काट दिए। कांग्रेस पार्टी को इस पे बहुत नुकसान हुआ था, आम आदमी पार्टी। बाद में एक विश्लेषण हुआ कि भाई कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की बात मान लेनी चाहिए थी और आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लेना चाहिए था। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आई है, कुछ ऐसा ही डेंट प्रशांत किशोर ने मारा है शहरी सीटों पर, पटना इलाके, पटना के हिस्से की शहरी सीटों पर, जो ऑलरेडी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अब देखना होगा दोस्तों कि आगे क्या होता है दूसरे चरण के मतदान में। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी के हवाले से खबरें आ रही हैं, वो किसी भी हाल में ऐसी तो नहीं है जिसको लेकर बीजेपी वाले जश्न मना सकते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।